पर जिन्होंने जश्न मनाए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और अब जैसे जैसे उनको होश आ रही है और उनको समझ आ रही है कि उनके साथ हुआ क्या है, तो अब उन्होंने बाकायदा चीखें मारना शुरू कर दी हैं। अब आप कहेंगे कि मैं ये बात क्या कर रहा हूं। इसके ऊपर जो सबसे दिलचस्प तबसरा था वो आज बाबर आवान साहब का था, जो मैं आपको कल भी कह रहा था कि देखिए, अगर साइफर मामले के ऊपर डोनाल्ड लू की गुफ्तगू ठीक है और वो सच्चा है, तो इसका मतलब फिर ये सीधा सीधा है कि इमरान खान के ऊपर बनाया जाने वाला जो मुकदमा है वो झूठा है। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं, यानी आप जरा हमारी भोलपन की और सादापन की इंतहा देखिए कि हम ये तवक्को कर रहे हैं कि डोनाल्ड लू अमरीकी ऐवान में बैठ के अपनी हुकूमत के खिलाफ बयान दे के पाकिस्तान के लोगों के हक में बयान देगा। भला ऐसा दुनिया में होता है? कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। अब चूंकि डोनाल्ड लू वाला मामला कल से सरे फहरिस्त है, और जब से वो सरे फहरिस्त है तो अब रात को अता तारड़ ने और इन सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी और ये भी कहा कि देखिए इमरान खान गलत साबित हो गए हैं। ये भी कहा कि देखिए उनके बयानिए का तिया पांचा हो गया है। लेकिन उस गवाही के अंदर जहां पे डोनाल्ड लू गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने दो ऐसी चीजें की हैं जो मेरे ख्याल से हुकूमत को उसके ऊपर जवाब देना चाहिए। लेकिन हमारी हुकूमत इस सिलसिले में लगता यह है कि फिलहाल इमरान खान के नाम के ऊपर डुगडुगी बचाना चाहती है। उसको बाकी कोई होश नहीं है कि उसके अंदर उन्होंने कहा क्या है, और पाकिस्तान को सीधी सीधी, जिसको हम तो पहले रो रहे थे ना कि ये रौला पड़ा हुआ था कि साजिश हुई है कि मुदाखलत हुई है। इमरान खान कहते हैं साजिश हुई है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और DGISPR ने कहा था नहीं, साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है, और जो उसका तरीकाकार है उसको फॉलो किया गया। रात को उन्होंने ऑन कैमरा बैठ के वो सब कहा है जो शायद वो साइफर के जरिए या बाकी चीजों में कहते हैं, और इस तरह से उन्होंने कम से कम रात को एक बार फिर टीवी के ऊपर कहा कि हम मुदाखलत करते भी हैं और हम कर भी रहे हैं और हम करते भी रहेंगे। कैसे? नंबर 1, उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात है उसके अंदर, अगर आप उस पूरी वीडियो को सुने तो बहुत खुल के उसके ऊपर बात की है, और उन्होंने कहा है कि जी जो चीन है ना वो पाकिस्तान को कर्जों के जाल में फंसा रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो चीन के कर्जों के जाल से बचे। अब जानते हैं दूसरे नंबर के ऊपर इस बात का मतलब क्या है, और हमारे यहाँ कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसकी उन्हें बहुत तकलीफ है और वो रोकना चाहते हैं। और अभी जब अमरीकी सफीर मिल रहा था इस्लामाबाद के अंदर, तो इसी दौरान पाकिस्तान ने चीन के सफीर के मिलके उसके भी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया, या उसको एतमाद में लिया, या दोस्तों और भाइयों के दरमियान जो चीज़ें होती हैं उसको हमने डिस्कस किया। नंबर 1 चीज़ तो उन्होंने की है ये। नंबर 2, अब आप जानते हैं कि इमरान खान के कसूर में या इमरान खान के जराइम में एक बात यह भी थी कि इमरान खान ईरान का दौरा भी कर चुके हैं, और वो ईरान के साथ खड़े भी रहे और ईरान की बात भी करते रहे। और उसकी वजह यह नहीं थी कि हम किसी की मुखालफत कर रहे थे, उसकी वजह यह थी कि हमारा हमसाया है और जितने हम उनके साथ ताल्लुकात बहाल कर सकते हैं हमें वो ताल्लुकात बहाल करने चाहिए। और रात को अगर आप उसके अंदर गुफ्तगू सुने तो डोनाल्ड लू ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि हमने पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन कह रहे हैं, हमने रेड लाइन्स बता दी हैं, और उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो बेड का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान गोज इन बेड विद ईरान, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जिसका मतलब ये है कि आप हाल ही में वो जो पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन है उसको बिछाने की बातें कर रहे हैं, आप उसको भूल जाएं। और वो ये कह रहे हैं कि चीन के साथ ताल्लुकात आपके कैसे होने चाहिए, हम आपको बताएंगे, और ईरान के साथ आपके ताल्लुकात कैसे होने चाहिए हम आपको बताएंगे। लेकिन इल्ला माशाल्लाह यहाँ पे बैठे हुए जो वुज़रा हैं उनको उस तरफ ध्यान, उस तज्जिए की या उसके रेपरकशंस क्या है उसका उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनके लिए असल बात यह है कि देखें जी, डोनाल्ड लू ने कह दिया है कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड लू जब ये बात कर रहे थे तो उनके अपने मुल्क के लोग अपने ऐवान के अंदर ये कह रहे थे कि डोनाल्ड लू झूठ बोल रहे हैं, ना कि कोई और झूठ बोल रहा है। लेकिन चूंकि
हमारे यहाँ इस वक्त बयानिया ये है, इस वक्त हुक्म ये है कि आपने यही चलाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें जो है वो हमें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इस सारी सूरत हाल में रात को वो अता तारड़ कह रहे हैं जी इमरान खान को जो रिलीफ मिल रहा है हम उसे चैलेंज करेंगे। इमरान खान को क्या रिलीफ मिल रहा है? इमरान खान तो अपने मेरिट के ऊपर अपने केसेस लड़ रहे हैं और उन चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, मैं बाकी आपको बताता हूं। अब आप जानते हैं कि इस पूरा इलेक्शन प्रोसेस, अच्छा वो हुकूमती ये भी नहीं बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प दोबारा इलेक्शन की तजवीज़ भी दे रहे थे। इस पूरे इलेक्शन के दौरान ये जो हमने पिछली मश्क देखी है उसमें रिटर्निंग अफसरान ने जो कुछ किया है, उनके ऑफिस में जो कुछ हुआ है, वो पाकिस्तान का एक बदतरीन बाब है और उसके ऊपर लिखा जाता रहेगा, बोला जाता रहेगा और शायद इसकी मिसालें दी जाती रहेंगी। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, इन रिटर्निंग अफसरान को जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने मोड़ लगा के कहा था कि यही ठीक है, आपको इतराज किया है, फिर उन्होंने जो कुछ किया वो आपके सामने है। आज जस्टिस मुरीब अख्तर साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक फैसला लिखा है और उन्होंने कहा है कि जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनका इंतखाबी अमल को मुतासिर करना इंतहाई नामुनासिब है। किसी उम्मीदवार के लिए तकनीकी रुकावटें डालना वोट डालने वालों के हुकूक पर डाका मारने जैसा है। आपको याद होगा एक और जज साहब ने भी आर्टिकल 17A की बात की थी और बाकी जो आर्टिकल जो वोट से मुतालिक है, चूंकि काजी साहब ने ही उस चीज को तस्लीम करने से इनकार किया था कि पाकिस्तान के लोगों का ये राइट कितना इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी मर्जी से वोट डाल सकें। अब उन्होंने इस हवाले से जो मजीद तफसीलात लिखी हैं मैं वो कर देता हूं कि किसी एक फ़र्द के लिए तकनीकी रुकावटें डालना जमहूरी रिवायात और उसूलों के खिलाफ। अभी आपने कल देखा परसों कि किस तरह से गुजरात के अंदर कैसरा इलाही साहिबा और बाकी जो उनके ख़ानदान के अफराद हैं उनके कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए क्या कुछ किया गया है। अब उनके मुताबिक रिटर्निंग अफसरान को याद रखना चाहिए कि इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना हर शहरी का बुनियादी हक है। किसी एक उम्मीदवार को तबाह करना उसके बुनियादी हुकूक पर डाका मारने के मुतरादिफ है और ऐसा करना वोट डालने वालों के भी बुनियादी इंसानी के हुकूक पर डाका मारने जैसा है। यानी सिर्फ जो हिस्सा लेना चाहता है ये उसके हुकूक की बात नहीं है, बल्कि जो उनको वोट करना चाहते हैं ये उनके हुकूक के ऊपर भी डाका मारने वाला है, मारने जैसा है। अब जो इस इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान के लोगों के हक के ऊपर डाका मारा गया कि वो जिस जमात को वोट करना चाहते हैं, जिसको उन्होंने वोट किया, अक्सरियत में किया, अक्सरियत दिलवाई, इन तमाम तर देखें 8 फरवरी पाकिस्तान की कौम का इससे बड़ी फतह का दिन क्या हो सकता है कि बल्ले का निशान सब रुकावटों के बावजूद उन्होंने उस जमात को अक्सरियती पार्टी बनाया जिसके खिलाफ पूरा निज़ाम जो है, जिसके हवाले से ख्वाजा आसिफ रात को बैठ के कह रहे थे कि जो तजर्बा हो रहा है ना, इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी एक पेज पे है, इसमें मीडिया भी पेज पे है, इसमें अदलिया भी पेज पे, पूरा निज़ाम इमरान खान के खिलाफ था, लेकिन लोगों ने इमरान खान के हक में वोट दिया। अच्छा, अब अगली बात मैं आपको बता देता हूं कि अब इनकी चीखें सिर्फ यहां तक सुनाई नहीं दे रही, बल्कि वो जो उन्होंने कहा जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद को हम बुलाएंगे उसमें असेंबली के फ्लोर के ऊपर, बाद में ख्वाजा आसिफ ने कहा जी मुझे जनरल बाजवा ने धमकी दी है। अब उनके अपने ही वजीर कानून जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब है वो कहते हैं जी जनरल बाजवा और फैज़ हमीद को कौमी असम्बली में तलब नहीं किया जा सकता। जनाब आपने तलब करना भी क्यों है? अब वो कह रहे हैं जी स्टैंडिंग कमेटी में तलब किया जा सकता है। उसके बाद आज अंसार अब्बासी का मजमून कुछ और कहानी बता रहा है और आप जानते हैं कि वो कहाँ से मजमून आते हैं, कहाँ से गुफ्तगू आती है। आज उन्होंने मजमून लिखा है कि ख्वाजा आसिफ को घर जाने की जल्दी क्यों है, जिसका मतलब है कि अगर आपने इस किस्म की हरकत की जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को बुलाने से मुतल्लिक, तो इसका मतलब ये होगा कि आप जल्दी घर चले जाएंगे। और इस हुकूमत के पास तो वैसे भी अवामी मैंडेट नहीं। आप बात करते हैं, वो कहते हैं हम लाहौर का हल्का N130 खोल देंगे, आपको चुप लग जाती है। उसके बाद आज पंजाब असम्बली का बजट इजलास चल रहा है और आज बजट इजलास में आज भी नारे वही लग रहे हैं कि मरियम के पापा चोर हैं, सारा टब्बर चोर है। अब इस सारी सूरत हाल में वहां पे कंट्रोल करना मुश्किल, और तो और छोड़िए, वहां पे आज मलिक अहमद खान भच्चर